आपने पार्ट 1 में देखा था कि हायाबुसा अपनी हरकतों के लिए साकामोटो से माफी मांगता है, तो साकामोटो कहता है मुझसे माफी मांगने की वजह से कोबाटा से माफी मांग ले। तो वो लोग कोबाटा के घर कुछ सब्जी लेकर जाते हैं और माफी मांगते हैं और इसके बदले कोबाटा और उसकी माँ सबके लिए डिनर तैयार करती है और कहानी का पार्ट 1 वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 का वीडियो देख ले। अब आगे साकामोटो के क्लास में एक लड़की उसको बहुत पसंद करती है और वह चुपके से साकामोटो की तस्वीर भी खींचती रहती है। एक दिन फोटो देखते हुए पाती है कि एक आत्मा उसको फॉलो कर रही है। वह उसे यह बताना चाहती है पर बता नहीं पाती है क्योंकि इससे यह पता चल जाएगा कि वह चुपके से उसकी तस्वीर लेती है। वह आत्मा साकामोटो के पीछे एक मोपिंग टूल को छोड़ देती है, लेकिन साकामोटो उस पर स्टाइलिश तरीके से राइडिंग करने लगता है। बाद में वह लड़की साकामोटो से पूछती है कि क्या तुम्हें अलग अनुभव नहीं हो रहा है, पर साकामोटो को कुछ भी अलग नहीं लगता है। तभी उन्हें बाथरूम में कुछ आवाजें सुनाई देती है। साकामोटो वहां जाता है। वह कुछ लंबे और काले बालों को पाता है। वह उन बालों को लेकर जल्दी से भागता है और कोबाटा के सर पर एक्सटेंशन के रूप में लगा देता है। वह लड़की ये बात कोबाटा को बताती है। तब कोबाटा बोलता है साकामोटो के लिए सभी कुछ नॉर्मल है और इसे उस बारे में उससे बात करनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद वो साकामोटो को एक बम गेम खेलती हुई देखती है, तो वह फिर से उसकी तस्वीर लेने लगती है और पाती है वह आत्मा वहाँ भी मौजूद थी और साकामोटो को बैलेंस करने में मदद कर रही थी। वह उन फोटो को प्रिंट कराती है और डरते हुए साकामोटो के पास जाती है। वह साकामोटो को फोटो दिखाते हुए कहती है कि एक आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है, शायद वो तुमसे प्यार भी करती है, इसीलिए वो तुम्हारी मदद भी कर रही है। साकामोटो सारी फोटो को देखता है और उस लड़की को थैंक यू कहता है और अंदर जाकर अपने चेहरे की कुछ प्रिंट्स निकालता है, जहाँ वो फोटो कॉपी के माध्यम से उस आत्मा से थैंक यू कह रहा होता है। अचानक वो कॉपी जुड़ने लगती है और कोबाटा का बाल भी आसमान में उड़ने लगता है। उस दिन के बाद से उस लड़की के साकामोटो के तस्वीर पर वह आत्मा नहीं दिखाई देती है। चैन गैंग को शॉप में 18+ के सेक्शन में जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वो अभी 18+ नहीं थे। तभी वहाँ उन्हें साकामोटो दिखता है। साकामोटो जिस मूवी को ढूंढ रहा होता है, चैन ग्रुप तुरंत उसे लाकर दे देते हैं, पर इसके बदले उन्हें 18+ वाली मूवी लाकर देनी होगी। साकामोटो डील मान जाता है। वो किसी तरह प्लान बनाकर 18 सेक्शन में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद वह सारी सीडीज को लेकर वहाँ से निकलता है। तभी कुछ लड़कियां वहाँ उसे देख लेती हैं और उसके पास आने लगती हैं। वो जल्दी से उन सीडीज को छुपा लेता है। आखिर में उन सीडीज को काउंटर पर लेकर चला जाता है। शॉपकीपर को लगता है कि ये अभी बच्चा है और ये एडल्ट मूवी लेकर जा रहा है, तो शॉपकीपर उसे क्वेश्चन करने लगते हैं, पर साकामोटो इस तरह का बिहेव करने लगता है जिसे उन्हें ये लगता है कि ये बच्चा नहीं बल्कि एक व्यस्त आदमी है और वो वहाँ से सीडीज निकालने में सफल हो जाता है। साकामोटो उन सीडीज को लाकर चैन ग्रुप को दे देता है, लेकिन चैन ग्रुप को ऐसा महसूस होता है कि वो गलत कर रहे हैं, इसीलिए उन सीडीज को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। स्कूल में सेरा कुछ स्टूडेंट के साथ मिलकर साकामोटो को स्पर्श में हराने का प्लान करने लगता है। रेसर में वो साकामोटो को ब्रीड टाइट से बांध देता है ताकि वो आसानी से ना खुल सके। रेस शुरू हो जाती है। साकामोटो के ब्रीड नहीं निकल रही होती है तो वह उस पर ही उछल जाता है और गोल गोल घूमकर उसे छुड़ा लेता है। उसके बाद अपने बाकी कॉम्पिटिटर को अपने ब्रेड शेयर करता है जो अपने ब्रेड तक नहीं पहुंच पाते। दूसरे गेम में साकामोटो को सबसे ऊपर चढ़ना होता है, लेकिन सेरा और उसके बाकी बच्चे दोस्त जानबूझकर उसका बैलेंस बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन इस सिचुएशन को भी साकामोटो इस तरह हैंडल करता है कि वो लोग को उसका हर एक पोज स्टाइलिश लगता है और लड़कियां भागी भागी उसके पास जाने लगती हैं। इसे देखकर बाकी लड़के गिव अप कर देते हैं, पर सेरा हार नहीं मानता है। रेस के दौरान सेरा साकामोटो को दोनों जूतों के लेस को बांध देता है, जिसकी वजह से साकामोटो गिर जाता है। और स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला होता है। सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होते हैं। हायाबुसा और उनके ग्रुप भी तैयारी कर रहा होता है। तभी चैन कहता है कि क्यों न साकामोटो को भी हम लोग बुलाएं। साकामोटो के नाम सुनते ही मुरियामा घबरा जाता है। वो नहीं चाहता कि साकामोटो इसमें शामिल हो, पर हायाबुसा को वो पसंद है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो कि उनका सीनियर और उनका लीडर है। उसका नाम फ्यूकेस है, जो कि वो टाउन से बाहर गया था। तब वो उनसे साकामोटो के बारे में पूछता है। ना बताने पर उनको बुली करने लगता है। इधर साकामोटो के क्लासमेट्स भी कल्चरल फेस्टिवल के लिए डेकोरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कामचोर लड़के उनके इफेक्ट्स को मजाक बना रहे थे और मोरल डाउन कर रहे थे। साकामोटो ये सब देख रहा होता है और आगे आकर उन डेकोरेशन की खूबसूरती और अधिक निखार देता है, जिसे देखकर लड़कियां उत्साहित हो जाती हैं और वो कामचोर शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं।
हैं। वो लड़के बाहर बैठे हुए होते हैं, तभी फ्यूकेस वहाँ आता है और उन्हें एक तरकीब बताता है। बाद में जब गर्ल्स क्लासरूम में इंटर करती हैं, तब वो देखती हैं कि उनके डेकोरेशन को किसी ने बर्बाद कर दिया है और किसी ने साकामोटो पर इल्जाम लगा दिया है और स्कूल के चारों तरफ वांटेड की फोटो भी लगा दिया है, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए रिवार्ड भी रखा गया था। तब साकामोटो एक थिएटर में पहुंच जाता है, जहां भीड़ उसे पहचान लेती है और उसे घेर लेती है। लेकिन तभी हायाबुसा और उसके ग्रुप वहां आ जाते हैं और साकामोटो को बचा लेते हैं। बाद में हायाबुसा उसे बताता है कि फ्यूकेस हमारा सीनियर है, जो कि कई बार फेल हो चुका है। वो जब भी स्कूल आता है वो कुछ ऐसा करता है जो उसके टारगेटेड स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल से गायब हो जाते हैं। अब इस बार उसके टारगेट तुम हो। इसके बाद साकामोटो स्कूल जाता है। वो कामचोर लड़के दूसरे लड़के से साकामोटो के खिलाफ भड़का रहे थे, तो साकामोटो थोड़ी देर के लिए स्कूल से बाहर निकल जाता है। फिर वापस आकर उन लड़कों को एक्सपोज करता है और साबित करता है कि वास्तव में असली दोषी वही है। अब वो लड़के डेकोरेशन को बर्बाद करने लगते हैं, लेकिन साकामोटो अपनी बुद्धि से उन्हें डिमोरलाइज कर देता है और आखिरकार वो लड़के अपने गलती को कन्फेस कर ही लेते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर काम करने लगते हैं। रिजल्ट का दिन आता है। टीचर कोबाटा की माँ से कहते हैं कि कोबाटा के ग्रेड्स इस बार काफी इम्प्रूव हुए हैं, शायद ये साकामोटो के साथ रहने का नतीजा है। ये सुनकर कोबाटा की माँ को साकामोटो के प्रति और प्यार उभर जाता है। अगले दिन कोबाटा को बुखार आने लगता है, इसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता है। इसका फायदा उठाकर उसकी माँ अपनी भेष बदलकर स्कूल जाने को सोचती है ताकि वो वहाँ साकामोटो से मिल सके। वो स्कूल चली जाती हैं और साकामोटो के साथ घूमने लगती हैं। पीटी क्लास के दौरान उनके बीच दौड़ होती है, लेकिन कोबाटा की माँ ज्यादा दौड़ नहीं पाती हैं और ग्राउंड में ही गिर जाती हैं। और ड्रेस चेंज करने के दौरान सभी लड़के कोबाटा की बड़ी बड़ी चेस्ट देखकर मजाक करने लगते हैं और उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। तभी भी उन्हें ये नहीं लगता कि ये कोबाटा नहीं है, लेकिन साकामोटो अब तक भांप लेता है ये कोबाटा नहीं, ये उनकी माँ है। इसीलिए उन सब लड़कों को कोबाटा से डिस्ट्रैक्ट करके अपनी ओर ले लेता है। इसी बीच कोबाटा की माँ को भी रियलाइज हो जाता है कि वो गलत कर रही हैं। उनका ध्यान अपने परिवार के प्रति होना चाहिए। इसके बाद वो घर जाकर अपने बेटे का ख्याल रखने लगती हैं। एक दिन हायाबुसा साकामोटो के पास आता है और फ्रेंच खाने की शैली सीखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, तो साकामोटो कहता है कि इतने कम समय में यह कला सीखना मुश्किल है, इसीलिए वो प्लान बनाते हैं। वो हायाबुसा के बड़े से ब्लेजर के अंदर घुसकर खाना खाने की एक्ट करता है। ये इसलिए क्योंकि हायाबुसा के फादर अपने नए पार्टनर के सामने खूब इम्प्रेशन रखना चाहते थे, जिसमें हायाबुसा को भी शामिल होना था। साकामोटो और हायाबुसा मिलकर अच्छी तरह से अपने पार्ट को निभाते हैं। डिनर के बाद हायाबुसा अपने फादर को उनके पार्टनर के साथ अकेला छोड़ देता है और ये कहानी का पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।